नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर आज 8वीं बार मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम ने सबसे पहले गर्मी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में भयंकर गर्मी पड़ रही है। उन्होंने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोग गर्मी से बचने के लिए अपने और पशु पक्षियों के बारे में भी सोचें। उन्होंने छात्रों की सफलता पर उन्हें बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब स्वयं सशक्त बने और उस दिशा में वह एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि वे गर्व के साथ कहते हैं कि सिर्फ 20 दिन में 8 करोड़ 52 लाख से अधिक लोग बनाई गई योजनाओं में शामिल हुए हैं। तो चारों तरफ भयंकर गर्म हवा, गर्मी, परेशानियां, उसकी खबरें आ रही हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस गर्मी के समय हम अपना तो ख्याल रखें। हमें हर कोई कहता होगा बहुत ज़्यादा पानी पिए, शरीर को ढांक करके रखें, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ हम अपने अगल बगल में पशु पक्षी की भी दरकार करें। ये अवसर होता है परिवार में बच्चों को एक काम दिया जाए कि वो घर के बाहर किसी बर्तन में पक्षियों को पीने के लिए पानी रखे और ये भी देखें वो गर्म न हो जाए। अब देखना परिवार में बच्चों के अच्छे संस्कार हो जाएंगे और इस भयंकर गर्मी में पशु पक्षियों की भी रक्षा हो जाए। अब सीबीएसई, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स और दूसरे एग्जाम्स पास करने वाले विद्यार्थी मित्रों को अपने नतीजे मिल गए हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। मेरे मन की बात की सार्थकता मुझे उस बात से लगी कि जब मुझे कई विद्यार्थियों ने ये जानकारी दी नतीजे आने के बाद कि एग्जाम के पहले आपकी मन की बात में जो कुछ भी सुना था, एग्जाम के समय मैंने उसका पूरी तरह पालन किया था और उससे मुझे लाभ मिला। मन की बात परीक्षा में जाते समय जो टिप मिलती है ना, वो प्रकार की थी, लेकिन मुझे आनंद इस बात का आया कि हाँ, मन की बात का कैसा उपयोग है, कितनी सार्थकता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद आती है। उन्होंने अपनी किताब माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पायलट बनने की इच्छा थी और बहुत सपना था मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं जब पायलट बनने गया तो मैं फेल हो गया, मैं विफल हो गया, नापास हो गया। अब आप देखिए उनका नापास होना, उनका विफल होना भी कितना बड़ा अवसर बन गया। वो देश के महान वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बने और देश की आणविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि विफलता के बोझ में दबना मत। इस बीच बहुत सारी बातें हो गई। मेरी सरकार का 1 साल हुआ, पूरे देश ने उसका बारीकी से विश्लेषण किया, आलोचना की और बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्टिंक्शन मार्क भी दे दिए। वैसे लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक होता है, पक्ष विपक्ष आवश्यक होता है। क्या कमियां रही उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्या अच्छाइयां रही उसका भी अपना एक लाभ होता है। लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा गत महीने की 2 बातें मेरे मन को आनंद देती हैं। हमारे देश में गरीबों के लिए कुछ न कुछ करने की मेरे दिल में हमेशा एक तड़प रहती है। नई नई चीजें सोचता हूँ, सुझाव आए तो उसको स्वीकार करता हूँ। हमने गत मास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं को लॉन्च किया। उस योजनाओं को अभी तो 20 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, शायद ही हमारे देश में सरकार पर भरोसा करके, सरकार की योजनाओं पर भरोसा करके इतनी बड़ी मात्रा में सामान्य मानवी उससे जुड़ जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि सिर्फ 20 दिन के अल्प समय में 8 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने
इन योजनाओं में अपना नामांकन करवा दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल बड़ी संख्या में हथियारों से लैस आतंकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद सेना ने अपनी घेराबंदी मजबूत कर दी और फिलहाल दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने श्रीनगर में बताया कि भारतीय सैनिकों ने रविवार सुबह कुपवाड़ा जिले में तंगधार सेक्टर में एलओसी पर भारी हथियारबंद घुसपैठियों की नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। अधिकारी ने बताया कि चुनौती देने पर आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी गोलाबारी की। फिलहाल किसी भी आतंकी की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। खुफिया एजेंसियों को पहले से ही सीमा और एलओसी पर बड़ी घुसपैठ के इनपुट मिले थे, जिसके बाद सेना ने एलओसी की सुरक्षा कड़ी कर दी थी। कारण कोई भी हो, परंतु एक बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की तमाम घटनाओं के पीछे ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि प्रदेश जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर घाटी में शांति बहाल हो। वो चाहते हैं कि वहाँ का वातावरण बिगड़ा रहे। इसलिए हमारा और भी दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार के तत्वों को पछाड़ने के लिए अपना योगदान करें और अपनी सेनाओं और अर्धसेना दलों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना योगदान करें। अभी आपने देखा कि कुपवाड़ा के अंदर जिस तरह से मदाखलत हुई है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक साल के अंदर 746 बार एलओसी का वायलेशन हो चुका है एलओसी पर, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इस वक्त भी कुपवाड़ा में फायरिंग चल रही है। इस फायरिंग को हम कंडेम करते हैं और हम मानते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के तरफ से टेररिस्टों को भेजने की साजिश बराबर की जा रही है तो इसको रोकने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। आज सुबह श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस के पास नवाई सब कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। हालांकि अभी तक आग के कारणों का साफ पता नहीं चल पाया है। इसमें क्या मकसद है, क्या कारफरमा है, हमें पूरी तरह पता। अलबत्ता जेके सीमेंट के दफ्तर से हुआ है, पहले भी वहाँ उन्हीं के दफ्तर से हुआ है, पहले बार में इससे पहले जो हुआ है। और ये कॉन्स्पिक्यूअस है कि सुबह 6 बजे कैसे आग लगी, ये तो देखना है, क्योंकि यहाँ बहुत कमर्शियल दफ्तर इसमें मौजूद हैं, बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनका, तो इसमें देखना होगा गवर्नमेंट को कि इसमें क्या महरिकात हैं कि ये जो जेके सीमेंट से आग लगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज स्वीडन और बेलारूस की अपनी 5 दिनों की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान स्वीडन तथा बेलारूस के साथ व्यापारिक और अकादमिक क्षेत्र में भारत के सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। यह स्वीडन व बेलारूस के लिए किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। मुखर्जी ने शुक्रवार को यहां करीब 50 सदस्यीय भारतीय व्यवसायियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ परिचर्चा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास के अलावा नवोत्पाद में स्वीडन से बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश है। यह प्रतिनिधि मंडल भी राष्ट्रपति के साथ स्वीडन व बेलारूस जाएगा। इंग्लैंड से अपने दोस्त के साथ बुलावे पर आए पंजाब से एनआरआई को उसी के दोस्त ने अपने भांजे के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उसके शव को रोपड़ में भाखड़ा ब्यास नहर में फेंक दिया। रंजीत सिंह और बलदेव सिंह पिछले 30 सालों से एक दूसरे के जिगरी यार थे। यही नहीं, वो कई व्यापार भी एक साथ मिलकर कर रहे थे और पंजाब से इंग्लैंड जाकर वहां भी अच्छा खासा व्यवसाय चला रहे थे। लेकिन इनकी दोस्ती में आखिर पैसा और जायदाद ही इनकी दोस्ती की दुश्मन बन गया। इसी के चलते मई महीने के शुरू में पहले बलदेव जालंधर आया और बाद में उसने अपने दोस्त रंजीत को भी जालंधर आने को कहा। दोस्त के बुलावे पर रंजीत 8 मई को अमृतसर के राजा
सांसी हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से बलदेव ने अपने भांजे सुखदेव के साथ उसे रिसीव किया। पर इसके बाद रंजीत का कोई पता नहीं चला। आखिर जब घर वालों का रंजीत से कोई संपर्क नहीं हुआ तो रंजीत के घर वालों ने पहले तो बलदेव से पूछा और बलदेव ने कहा कि रंजीत को उसने फगवाड़ा उतार दिया था, जहां से वह चंडीगढ़ चला गया। बलदेव इस बीच वापस इंग्लैंड चला गया। रंजीत के गायब होने पर बलदेव से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर रंजीत का भाई अमरीक सिंह पंजाब आया और जलंधर के थाना नंबर 7 में 18 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस द्वारा रंजीत के भाई अमरीक सिंह को बताया गया कि उसके भाई रंजीत को उसके ही दोस्त बलदेव ने अपने भांजे सुखदेव के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। डीसीपी साहब ने कहा कि 7 नंबर ਦੇ अपने कालों साहब जो बैठे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਯੂਕੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। एनआरआई ने अपने भांजे के साथ मिलकर आपके करीबी साथी 20-25 साल पहले रंजीत सिंह राणा को प्रॉपर्टी के मामले और पैसे लेन देन के मामले में पंजाब में बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। प्रॉपर्टी है और पैसे के लेन देन का मामला था। पहले तो एनआरआई की डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तो बाद जो दोषी यूके दौड़ गया उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई होएगी वो की जाएगी। हरियाणा में नौकरियों से निकाले गए लैब सहायकों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। कंप्यूटर लैब सहायकों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार शाम सीएम से मुलाकात करने पहुंचा, जहां सीएम ने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। इस दौरान लैब सहायक संघ के प्रधान ने बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वासन देते हुए 10 जून तक उनका 20 महीने का वेतन देने की बात कही है। वहीं इस बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी और उन माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। पिछले 19 मई से प्रदेश भर के 2622 लैब सहायकों की ओर से 30 अमर अनशनकारी अनिश्चितकालीन अमर अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान आज बैठक हुई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही सहानुभूति लैब सहायकों के प्रति दिखाई और चिंता जाहिर की। आज जो लैब अटेंडेंट थे 2622 ये लोग हैं और उन्होंने जो अनशन अपना आज मुख्यमंत्री जी के हाथों जूस पी करके और समाप्त किया है। उनकी मांगों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक सरकार ने विचार किया है। उनका 20 महीने का वेतन 12-15 जून से पहले रिलीज़ करेंगे और आज उन्होंने इस आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी परिसर में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए वॉलेंटियर हेल्थ एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा नियमन रामेश्वर शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के परिसर से 100 गज तक गुटखा तथा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मौजूदा छात्रों का कहना है कि रैली की बजाय तंबाकू का उत्पादन ही बंद कर देना चाहिए। दिवस के हर साल कोई ना कोई नारा दिया जाता है। इस साल इसका नारा है कि जितना भी अवैध व्यापार हो रहा है तंबाकू के लिए, उसका हम
एक साथ एकजुट होकर उसके ऊपर कार्यवाही करे, ये नारा दिया गया है। दूसरा एक बड़ा अच्छा जो कार्य हुआ है वो हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर आप अब देखें किसी भी बस में सिगरेट आदि नहीं पीते हैं, और ड्राइवर भी अगर पीता है तो वो एक अकेली जगह में बस को खड़ी करता है, नीचे उतरता है और अलग को जा करके सिगरेट पीता है। तो ये 2 विभागों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तंबाकू नीति के बारे में बताया गया। अभी हम रैली करेंगे और आप से बारीक जो बड़ी क्लास है उनके जागरूकता करेंगे, नशा न करे। मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी को भी तंबाकू और बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे हेल्थ में। समर फेस्टिवल के तहत शिमला रिज मैदान में फूलों व फलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी एमेच्योर एंड गार्डन संस्थान द्वारा लगाई गई है, जिसका आयोजन 31 मई तक किया जाएगा। इस अनूठी प्रदर्शनी में शिमला शहर तथा आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले बेहद खूबसूरत और महकदार फूलों की कई प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कॉटन, रबर, चमेली, पीपल के पौधे भी प्रदर्शनी में उपलब्ध करवाए गए हैं। इस प्रदर्शनी के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन में कई संस्थाओं और सरकारी विभागों ने भी अपने फूल लोगों के दीदार के लिए यहां पर प्रदर्शित किए हैं, जिसे देखने और खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और इस तरह की हमारी प्रदर्शनियाँ 1999 से यहाँ पे लग रही थी। इससे पहले उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करता था। और जो ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, पुष्प प्रदर्शनी, ये समर फेस्टिवल का एक भाग है। इस पुष्प प्रदर्शनी के हमारे 3 इवेंट थे, जो एक पिछले कल हो चुका है, उसमें फ्लावर फेस्टिवल था। जैसे हम मॉल रोड पे आ गए थे, लोग बोले थे कि फूल का ये चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आ गया। मस्त लगा मुझे यहाँ पे, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड स्टफ। वी आर वेरी हैप्पी वी आर हियर। प्लांट्स भी है ना, डेजर्ट के कैक्टस प्लांट्स और जो क्रोटन्स, मनी प्लांट वगैरह, बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ मॉल रोड पे बस एक ही जगह है देखने लायक शायद। मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को गिनवाने केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु कुल्लू मनाली पहुंचे। साथ ही रेल मंत्री ने भुंतर हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कालका से कटरा के लिए नई रेल को हरी झंडी दिखाई। माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे 2 जून से कालका से कटरा के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन चलाएगा। उत्तरी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कालका श्री माता वैष्णो देवी कटरा ट्रेन कालका से शनिवार दोपहर 1:40 पर रवाना होगी और कटरा से रविवार रात में 9:30 बजे रवाना होगी। नई ट्रेन में AC 2, AC 3 स्लीपर और जनरल सेकेंड क्लास की सुविधा होगी। ट्रेन की नियमित सेवा 2 जून को कालका से और 3 जून को कटरा से रवाना होगी। ट्रेन कालका से हर मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से ट्रेन हर बुधवार और शनिवार को रवाना होगी। पूरे हिमाचल के लिए रेल बजट में सबसे पहले ऐतिहासिक, इससे पहले इतना कभी भी धन का प्रावधान नहीं था, तो हमने बड़े पैमाने पे उसका प्रावधान भी किया है। और हिमाचल की सुविधा इसलिए बढ़ाएंगे ताकि हिमाचल में और ज़्यादा यात्री आने चाहिए। आप देखिए कि अल्टीमेटली पैसे की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने बजट में जिस तरह से प्रावधान किया है, वो बजट का प्रावधान अभी ऐतिहासिक है। 4 सांसद चुन के गए, 4 सांसदों ने भी कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। सेवा कर की नई दर लागू होने से 1 जून से रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी और AC श्रेणी का यात्री किराया तथा माल भाड़ा 0.5% बढ़ जाएगा। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, फिलहाल AC श्रेणी में प्रथम श्रेणी और माल भाड़े पर 3.7% सेवा कर लगाया जाता है। 1 जून से 0.5% वृद्धि के साथ यह बढ़कर
4.2% हो जाएगा। सवारी किराया खंड में सेवा कर में बढ़ोतरी सिर्फ एसी और प्रथम श्रेणी पर लागू होगी, जबकि माल भाड़ा खंड में सभी तरह के सामान पर बड़ा सेवा कर लागू होगा। अधिकारी ने कहा कि यह बढ़ोतरी आंशिक है और आम बजट के प्रस्तावों के मुताबिक यह होगी। रेलवे ने इससे पहले जून 2014 में सवारी किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की थी। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।